ना इसके तीन तरीकों के सवाल आते हैं। एक तो आपका आता है नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन बेटा हर चीज नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल से मतलब कि सिंपल ग्रुप डिस्कशन होगी, सिंपल ग्रुप्स बनाए हुए होंगे, ग्रुप्स होंगे, सिंपल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन और यूनियन यूज करते हुए आंसर्स ढूंढने होंगे। एक तो ये है, ठीक है। सेकंड पार्ट आ जाता है इसका वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम इसमें क्या होता है, जिन ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं वर्ड ग्रुप यूज कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये सेट्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में सेट्स होते हैं। सेट्स मैंने अगर आपको एज अ डेफिनेशन बताऊं कि सेट्स क्या चीज है, सेट्स सिंपली ये ग्रुप्स है, ग्रुप्स, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट वैल्यूज, ठीक है। मतलब रिप्रेजेंट वैल्यूज का मतलब ग्रुप किस चीज का है। अगर वो मार्क्स का ग्रुप है तो वो मार्क्स रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो लोगों का ग्रुप है तो लोगों में वो किस चीज के लोगों का ग्रुप है, बाइक पसंद करने वालों का, कार पसंद करने वालों का, रेड कलर पसंद करने वालों का ग्रुप है, ठीक है। अगर स्कूल में किसी ग्रुप की बात हो रही है तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। तो सेट्स बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चले, वेन डायग्राम में क्या होता है कि आप सेट्स जो है आपके, इनके डायग्राम्स बनाते हैं। क्या करते हैं, इनके डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। एंड देन वेन डायग्राम में फर्दर एक चीज निकलती है, शेडिंग। तीन तरीके के सवाल है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे तीनों तरीके के दो दो तीन तीन सवाल कर ले, ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए। बाकी आप क्वेश्चंस घर में खुद अटेम्प्ट करें एंड मुझसे क्वेरीज पूछे। आज टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो, इसके लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस खोल लेता हूँ, ताकि मैं ये नहीं कहा रिवाइज करना, लेकिन शाम को छोड़ देना 7 बजे, बाद में बात कर लेंगे उसमें। ये खोले तो कॉपी कर रहा था यार, खोल दो सर। वही रात को हम आखिरी दफा 17 तारीख को सेंटर, और आप ये 16 सिर्फ मैथ्स, सिर्फ सर वही कसम से याद थोड़ी सी बात एक वक्त में एक करना। आप दोनों कर दो ना, किसी की समझ भी नहीं आ रही और शोर भी होती है। एक वक्त में एक जो पूछ रहा है पूछ रहा है। काम कॉपी करने के लिए छोड़ूंगा, काम कॉपी करने के लिए छोड़ूंगा। सबसे पहले सिंपल वाला सवाल करेंगे हम, जिसमें सिंपल ग्रुप नॉर्मल सवाल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 पार्ट बी देखें, दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन। 4 का पार्ट बी देखें, दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन। ये 4 बी, इसमें ना कोई शेप बनी हुई है, ना कोई उसने शेडिंग का बोला है, और ना कोई डायग्राम्स बने हुए हैं। दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। उसने सबसे पहले एक ग्रुप की बात की, साथ साथ में बताता रहूंगा किस चीज का क्या मतलब है, ठीक है। ये जो सिंबल नजर आ रहा है, ठीक है, ये सिंबल ऐसा बना हुआ होता है, इसका नाम होता है यूनिवर्सल। नाम होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यूज है वो सारी यूनिवर्सल के अंदर बनी हुई होंगी। जितनी भी वैल्यूज होंगी वो कहां पर होंगी, यूनिवर्सल में होंगी। इसके लिए जो शेप यूज होता है वो एक रेक्टेंगल यूज होता है, ठीक है। फिर मैंने बोला ग्रुप होंगे, तो ये जो P एंड Q है ये 2 ग्रुप्स है, ठीक है। अब P ग्रुप की क्या बात हो रही है कि P की जो वैल्यूज है, अब तो ये लिखा हुआ है ना X, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है X is such that X is more
देन 5। वो कह रहा है x ऐसा है कि सारी वैल्यूज जो 5 से बड़ी है वो x की है, ठीक है। तो जो अब जो ग्रुप है इनके लिए जो शेप यूज होता है वो सर्कल यूज होता है। क्या यूज होता है? सर्कल, ठीक है। ऑल्दो इस सवाल में डायग्राम मेंशन नहीं है, जब मैं डायग्राम पे कराऊंगा तो ये बातें आपको याद रखनी होगी। एनीवेज, अब p की जो वैल्यूज है वो 5 से बड़ी है, तो मुझे पता है कौन कौन सी वैल्यूज है। जल्दी जल्दी जवाब दें, p की कौन कौन सी वैल्यूज लूंगा मैं? p की कौन कौन सी वैल्यूज लूंगा? बताएं बेटा, सवाल पूछा आपसे। ठीक है, आप लेंगे ग्रेटर देन 5, तो 5 6 7 8। 5 नहीं लेंगे, 5 इंक्लूड नहीं होगा। 6 7 8, आई कुड टेक 9 10 11 आल्सो, बट प्रॉब्लम ये है कि जो आपके ये ग्रुप्स होते हैं ये ऐसी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते जो यूनिवर्सल में मौजूद ना हो, ठीक है। ऐसी वैल्यू जी यूनिवर्सल में जो मौजूद है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो नीचे ग्रुप्स हैं वो इन वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पी यही हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्यू की वैल्यूज हो जाएंगी आपकी 3 इंक्लूड है 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? का बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब मैंने कहा था कि सेट्स ग्रुप्स होते हैं तो ये मतलब था मेरा, ठीक है। आई होप मेरी ये बात समझ आ गई हो। जब मैंने सेट्स को ग्रुप बोल दिया था, क्योंकि बहुत अजीब सी बात है इनको ग्रुप्स बोलना, मतलब हाउ एवर मेरा ये था, ठीक है। हम जो सवाल कर रहे हैं वो ये टाइप वाला सवाल, ठीक है बेटा, आप शायद देख लो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इंटरसेक्शन और यूनियन की बात की है। इंटरसेक्शन as the name is suggesting कि कोई 2 या 3 या 4 चीजें एक जगह पर मिल रही हो। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का ये मतलब है, क्या कह रहे हो? इनसे डायग्राम सेट्स, इनके डायग्राम्स बनते हैं, मतलब वेन डायग्राम में सेट्स के डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज। क्या मतलब होता है? कॉमन वैल्यूज। और जो इसका सिंबल होता है वो होता है आपके पास एन, एन इसका सिंबल होता है। इसी तरह यूनियन होता है, इसका मतलब होता है कॉमन एंड अनकॉमन बोथ, अनकॉमन बोथ। इसका सिंबल होता है यूनियन, ठीक है। फिर एक और चीज होती है कॉम्प्लीमेंट। क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है विदाउट और एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट। सिंबल इसका होगा, ये हर ग्रुप के हर सेट के ऊपर लगता है एक कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर मैंने एस्टेरिक लगा दिया ना, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है वैल्यूज, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट वैल्यूज ऑफ ए, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। ये तीन अगर समझ लें तो फिर भी काफी ठीक ठाक सेट्स के टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है जी बेटा। कॉमन वंस आर इंटरसेक्शन। इसके बाद एक और होता है, ठीक है, वो कौन सा है? दैट इज सबसेट, सबसेट, ठीक है। इसको आप याद रख लें, कैंगरू से याद रखें, कैंगरू का बच्चा। इसको याद कैसे करेंगे आप? कैंगरू का बच्चा, ऐसे याद करेंगे आप, ठीक है। इसका सिंबल होता है ऐसा, ये सिंबल होता है इसका। कैंगरू का बच्चा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो कैंगरू का बच्चा होता है वो अपनी मदर का एक पाउच, बेली, उसके स्टमक के पास एक पाउच होता है, उसमें पूरा छुप जाता है, वो जैसा भी पूरा छुप जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर कैंगरू की माँ भाग रही है या खड़ी है या चल रही है, यू कैन नॉट टेल कि उसके अंदर उसका बच्चा है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो सबसेट बेसिकली इस तरह का होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए, अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इसका क्या मतलब है? ए इज अ सबसेट ऑफ पी। इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यूज है, क्या मतलब है इसका? जो ए की वैल्यूज है
इसका क्या मतलब है, ए की सारी वैल्यूज आपको बी में भी नजर आएंगी या मौजूद होंगी। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं ए की वैल्यूज है, अब मैं सेट डिफाइन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सेट डिफाइन कर रहा हूँ। ए एक सेट है, ठीक है, जिसकी डायरेक्ट वैल्यूज है 1 2 3 4। बी एक सेट है जिसकी वैल्यूज है 7 6 5 4 3 2 1। Now I can clearly see कि जो ए की वैल्यूज है 4, वो 4 की 4 यहाँ पर मौजूद है। क्या है, मौजूद है। तो इसको, इसका मतलब है A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। एंड इसको डायग्राम में मैं कैसे शो करूंगा, इफ दिस इज B, ठीक है, A विल बी इनसाइड लाइक दिस, एंड A की वैल्यूज है 1 2 3 4, बाकी जो B की वैल्यूज है वो A वाले सर्कल से बाहर आएंगी 5 6 7। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम? मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या चीज क्या होगी। it can be other way around only if b की फिर उतनी वैल्यूज हो। ठीक है बेटा, क्लियर है तो मुझे बताइए, कॉपी कर लीजिए। देखो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और सवाल आए हैं, सबसेट कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल डायग्राम। जी बेटा, सबसेट हो या सर्कल हो, ये रिप्रेजेंटेशन इसकी सर्कल्स ही यूज करते हैं, सर्कल ही यूज करते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब जो ये चीजें हैं ना जो मैंने थ्योरी समझा दी है, इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन पी यूनियन, अब यहाँ पे एन एक चीज मेंशन हुई है, पी यूनियन क्यू, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यू। देख लें आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। चले अटेम्प्ट करें सवाल ये उदित सामानी को। बहुत नहीं, ऑफिस होगा क्यों, अभी काम रहते हैं। आप इनको काम शुरू ना करने देते ना, अगर लेट आए तो शुरू नहीं करने देता। देख लो आप हाँ योर कॉल, लेकिन फिर इनको पकड़ेगा कौन सा, आते अभी मुझे कह रहा था कल होगा। ठीक है, ठीक है। चले अब मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि इस तरह के सवालों को सॉल्व कैसे करना है। आप देखें ब्रैकेट के अंदर लिखा है P यूनियन Q, तो आप क्या करें, जो P के अल्फाबेट्स, P के जो वैल्यूज हैं, ठीक है, P के जो एलिमेंट्स हैं, जो अंदर वैल्यूज होती है ना, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, P के एलिमेंट्स लिख लें 6 7 8, फिर जो सिंबल है ये मेंशन करें यूनियन, फिर Q के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3। अब इन दोनों वैल्यूज में आपने क्या लिखना है, इनका यूनियन। यूनियन मैंने क्या बताया था, कॉमन एंड अनकॉमन बोथ। तो इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ अनकॉमन है, तो वो भी है। इसका आंसर बनेगा 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, 6 7 8। ठीक है, ये एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। बट हमारा ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज उसने हमसे एलिमेंट्स नहीं मांगे, उसने हमसे एलिमेंट्स नहीं मांगे, उसने हमें बोला है नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है, आंसर होगा 6 एलिमेंट्स, ये आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड चीज, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपको, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान चीज है, जैसे जो टेक्निक मैंने बताई है वो फॉलो करेंगे तो P कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब P वाली वैल्यूज हटा के बाकी सारी वैल्यूज। यहाँ पर आ जाएगा P की थी 6 7 8, तो इनके अलावा मैं बाकी लिखूंगा 1 2 3 4 5।
या फिर अब क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू था 1 2 3, मैं लिखूंगा इसको हटाकर 4 5 6 7 8। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब इन दोनों में हमने देखना है कॉमन क्या है, 4 4 5 5, इसका आंसर बनेगा 4 5, ये आंसर बनेगा। एंड सिंस यहाँ पे उसने बोला लिस्ट द एलिमेंट्स, दैट मींस वी हैव टू शो द एलिमेंट्स, जो कि 4 and 5 हो गया। अब यहाँ पे अगर n लगा हुआ होता तो हमारा आंसर 2 बनता। ठीक है, ये आपका वो नॉर्मल टाइप ऑफ सवाल है जिसमें वो आपको डायग्राम बनाने को नहीं देगा, सिंपल ग्रुप्स बने हुए होंगे, उनकी एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, अब वो जिस तरह भी डिस्क्राइब करे, कभी वो बोलेगा इंटीजर है, कभी बोलेगा रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर भी। और अच्छा, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया, ये भी सेकंड और थर्ड टाइप है। ये जनरल सवाल है। एक और इस तरीके का सवाल, बल्कि आई थिंक ये सबको आता है, ये सबको आता है। ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं अब मैं आपको पहले बता दूं कि इंटरसेक्शन कॉमन वाली चीज दिखने में कैसी होती है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डायग्रामेटिकली इस तरह दिखेगी। जो इनके बीच में शेडेड है ना, ये कॉमन पार्ट है, तो दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक है, इसी तरह अगर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और बी का कॉमन हो, फिर इन दोनों को मिलाकर सी के साथ कॉमन हो, ये आपकी कौन सी जगह बनेगी? ये आपकी बनेगी ये वाली बीच में, ये तीनों का। ठीक है, मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी। ठीक है, अब अगर हो गया ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा आपका ए और बी। ठीक है, यूनियन मतलब कॉमन एंड अनकॉमन, ये आ गया कॉमन पार्ट, and then we also have to consider the uncommon part, that means the whole diagram. Clear है बेटा? The whole diagram. ठीक है, अच्छा अब इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है इंटरसेक्शन और यूनियन को यूज करते हुए, कि कौन सी शेडिंग किस तरह की होगी। शेडिंग हम बाद में टच करेंगे, बेसिक टच कर लिया है तो काफी है, ताकि हम लोग क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकें। क्वेश्चन 2, the results of a survey 31 students are shown in the Venn diagram. अब इसका मतलब है कि टोटल जो यूनिवर्सल लोग हैं वो कितने? 31 है। ठीक है, M students who study mathematics, then students who study physics, and S students who study Spanish. ठीक हो गया, write down the value of x. फर्स्ट पार्ट है to find the value of x। देखिए ये बहुत जनरल चीज है, हमें ये मालूम है कि इस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी किसके इक्वल है? यूनिवर्सल के इक्वल है। यूनिवर्सल मतलब टोटल सब कुछ, एंड टोटल क्या दिया हुआ है हमें? 31। दैट मींस 31 should be equal to everything that is inside this rectangle. That means 16 plus 4 plus x plus 1 plus 2. If we will solve this, we will be able to find it. This was a basic simple logical question. इसमें कुछ सेट्स का लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए दिखा दूं। मैं कोशिश करूंगा इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको करवा दूं। हालांकि मेरे पास एक शीट भी थी, वो मैंने रखी हुई थी, सारे डिफिकल्ट थे उसके अंदर। आई ट्राई टू फाइंड इट, वो मैंने अपने जमाने से रखी हुई थी, 3-4 सालों से रखी हुई थी। चलो ठीक है, x की वैल्यू को मुझे बता दे क्या है। 21 10 बच गया और 7, x की वैल्यू आ गई 7, यहाँ पर आ गया है 7। ठीक है, 8 आ रहा है, 3 माइनस किया 10 से 8 ठीक है, 8 आ गया। चले नाउ अब जो हमने इंटरसेक्शन और यूनियन सीखा है उसी का रिवीजन हो रहा है। एन एम इंटरसेक्शन पी, वो पूछना चाह रहा है एम इंटरसेक्शन पी में कितने लोग हैं, तो ये हम गए एम इंटरसेक्शन पी इज दिस पार्ट। यहाँ पे कितने लोग लिखे हुए हैं? 4 लोग लिखे हुए हैं, 4 इज द आंसर।
अब यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि यार ये तो n लिखा है, हमें तो ये बताना है कि कितनी वैल्यूज हैं और m इंटरसेक्शन p में तो सिर्फ एक वैल्यू लिखी है। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वो एक वैल्यू लिखी है वो ऑलरेडी आपको नंबर ऑफ वैल्यूज बता रही है। नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इज नॉट एन एलिमेंट। m और p के बीच में कोई 4 कॉमन थोड़ी है। उनके बीच में कॉमन क्या है कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ। दैट मींस कि m एंड p में कॉमन कितने लोग हुए? 4 लड़के हुए, 4 लड़के लड़कियां, 4 बच्चे हुए, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुआ? 4 ही हुआ। इसी तरह सी पार्ट में m यूनियन s, m यूनियन s कौन करके दिखाएगा मुझे? m यूनियन s, जल्दी बताएं, m यूनियन s क्या आंसर है? m यूनियन s 16 4 और 1 बिल्कुल ठीक है। 16 + 4 + 1, 16 + 4 + 1 = 21, बिल्कुल ठीक है। कॉमन डाल के कब लिखते हैं? जब वो बोले लिस्ट द एलिमेंट्स, उसने पूछा है कितने लोग हैं, उसने बोला है कितने लोग हैं, ये पूछा है। n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ पीपल। p कॉम्प्लीमेंट, p पे गए पहले, ये पूरा मैंने गायब कर दिया, p कॉम्प्लीमेंट ये पूरा गायब कर दिया। इसे कॉम्प्लीमेंट में क्या बच गया? 16 1 and 2 19। Write down a description in word of the set that has 16 members। वो कह रहा है एक बताओ कि जो 16 मेंबर्स हैं इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखो। क्या लिखेंगे? There are 16 students who only, this is the keyword, only study mathematics। ये मतलब है इस बात का, ठीक है। 16 वाली जगह कौन सी है? 16 वाली जगह सिर्फ ये वाली जगह, सिर्फ ये वाली। यहाँ पे 16 लोग हैं, दैट इज रिजर्व, ठीक है। जो मैंने 16 वाली जगह शेड की है दैट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर मैथमेटिक्स। ये अभी समझ लें, आगे सवालों में यूज होगा, ठीक है। अपने बात ऐसे लिख लें, ऐसे एग्जांपल बना लें, मैथमेटिक्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स, यूज डिफरेंट कलर्स। तो ये जगह है, दिस इज ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स। तो ये वाली जगह है, ठीक है, दिस इज मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ। एंड जो ये वाली जगह है दिस इज ओनली फिजिक्स। ये पता होना बहुत लाजमी है। ओनली ये लाजमी क्यों है आगे बता रहा हूँ, और डिफिकल्ट सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट सलाद। चलें क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। चल, अब ये वो डायग्राम, ये वो सवाल है जो आपका, जिसमें वेन डायग्राम आपको खुद बनाना है। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पे पार्ट ए का वेन डायग्राम मिसिंग है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चले कर लेते हैं, लेट्स शेडिंग पार्ट बाद में कर लेते हैं। चलो जगह है मेरे पास। अच्छा, ए बी सी, ए बी सी, शेड करें, शेड करें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कहाँ आएगा भाई? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। शेडिंग की मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूँ। शेडिंग की टेक्निक है, एक टेक्निक है, number all the individual regions in the individual regions। ये टेक्निक है, it will always help you। number all the individual regions। so let's start। मैं इनको वो करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चले बाहर भी कर लेते हैं यार। रेक्टेंगल अभी मैंने समझे, रेक्टेंगल है, अज्यूम करने रेक्टेंगल है 8, ठीक है। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बोला उसने, ठीक, क्या बोला? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
यूज दीज वैल्यूज टू फाइंड द रीजन। अब ए में क्या क्या है, 1 2 4 5, 1 2 4 5 यूनियन, ठीक है। अब ब्रैकेट बी में क्या है, 2 3 5 6, 2 3 5 6, इसका इंटरसेक्शन है सी के साथ 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट बोर्ड मास के मुताबिक पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो मैं ये वापस रिपीट करूंगा, 1 2 4 5 सेम रहेगा, यूनियन इसके अंदर बच जाएगा। अब आपके पास कॉमन लेना है, हम लोगों ने इस ब्रैकेट में कॉमन लेना था, कॉमन 5 5 6 6, ओनली 5 6 कॉमन, ठीक है। अब यूनियन है, अब क्या है यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, 1 2 4 5 6, जहां जहां ये नंबर्स लिखे हैं वहां वहां शेडिंग कर दे आप, ठीक है। कहां कहां लिखे हैं, 1 वाला एरिया होगा, 2 वाला एरिया होगा, 4 वाला एरिया, 5 वाला एंड देन 6 वाला, बस ये टेक्निक है शेडिंग कि जो भी रीजन्स दिए गए हैं उनको आप नंबरिंग कर दें अपनी मर्जी से, आगे पीछे कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन हर एक रीजन को एक नंबर दिया जाएगा एंड देन जो जो शेडिंग उसने मांगी है उन नंबर्स के मुताबिक आंसर ढूंढने उसका, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ था, ठीक है। आई होप क्लियर, समझ में आ गई हो शेडिंग की टेक्निक, क्योंकि यही टेक्निक है हर डिफिकल्ट सवाल पे लग जाएगी, एक टेक्निक फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। आई एम मूविंग ऑन टू पार्ट बी, कोई सवाल है तो पूछ ले, क्लियर है तो वो भी बता दें बेटा। प्रॉपर प्रॉपर मतलब आप पेंसिल लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको उसके हिसाब से करूंगा एग्जाम के, वापस बना लिया, ये देखो ऐसे कर देंगे, रीजन सुन के जाओगे या बगैर रीजन के जाओगे, रीजन सुन के जाओगे रीजन के बगैर जाओगे, उसकी कॉपी देखो, 3 सवाल कर चुके आपने, एक सवाल भी क्या करोगे टीचर, जो पिक्चर भी है कॉपी करके जाओ, अभी अब बात करना उसको, आप भी बना, ठीक है। इमन बेटा इस तरह की शेडिंग कर लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। चले पार्ट बी, एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन द सबसेट शेडेड इन वेन डायग्राम। अच्छा यहाँ पे कोई डायग्राम दिया हुआ होगा बच्चे, आई थिंक मिसिंग है, जीना आराम किया हुआ मेरा इसमें, ठीक है। मिसिंग है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक अपना बना के दिखा देता हूँ, कोई अपना काम बना के दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दे रहा हूँ, इसको आप मुझे वो करके दिखाएं। A B C, इसको अब आपने बताना है सेट नोटेशन। सेट नोटेशन क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये शेडिंग है और ये इसकी सेट नोटेशन है, क्या है सेट नोटेशन है। तो सवाल दोनों तरीकों से आ सकता है, वाइस वर्सा करके आ सकता है, ठीक है। नहीं बातें नहीं, काम करना। चलो भाई कौन जवाब देगा इसका, जो मैंने ब्लैक में शेड किया ना राइट पे, ये इसका बना के लिख के दिखाना है कि किस चीज की बात, सेट नोटेशन में किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इसको। बी
इंटरसेक्शन आगे बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला भी मौजूद है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन नहीं यूनियन। सब कह रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी कॉमन सी, बी यूनियन सी पॉसिबल नहीं है। बी यूनियन सी का मतलब है बी एंड सी पूरे पूरे हो जाए। बी कॉमन सी, अगर जो बी कॉमन सी कह रहा है उसमें ब्लैक एंड ये रेड वाला दोनों होना चाहिए, लेकिन हमें रेड वाला नहीं चाहिए। शयान करेक्ट, बट मुझे ये बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लिखेंगे या यूनियन? लाइबा आपके लिए भी सेम सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इससे आ गया ब्लैक एंड दिस रेड पार्ट। नाउ आई डू नॉट वांट द रेड पार्ट, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट कर दें, बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा या यहाँ पर यूनियन आएगा? सोच समझ के दो। देखो यूनियन का मतलब ए, अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर रहे हो ना, तो इसके लिए पहले ये समझे कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब एवरीथिंग अदर देन ए। तो इसका मतलब उसके अंदर बी का बचा हुआ पार्ट आ गया, सी का बचा हुआ पार्ट आ गया, और बाहर रेक्टेंगल की भी चीजें आ गई। अब उसके साथ आप कर रहे हो यूनियन, तो इसका मतलब आपको जो बी सी के बचे हुए पार्ट और जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है वो भी शेड करना पड़ेगा अगर आपने यूनियन चूज कर लिया। इंटरसेक्शन, यस, यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन। अगर आप यूनियन कर देते हैं तो आपको ये जगह भी लेनी पड़ती है, ये जगह भी लेनी पड़ती है और ये जगह भी लेनी पड़ती है। हाँ, फिर यूनियन कर सकते हैं, बिल्कुल, फिर यूनियन होगा। आई होप समझ में आ गया हो। आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सी नाउ। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स, अब देखिए टोटल बता दिया तो ये होगा टोटल, यूनिवर्सल इज टोटल 36। ठीक है, 25 स्टडी हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, 25 लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, 20 ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रहे, अभी से बता दूं कि ये जो 25 हिस्ट्री वाले लोग हैं, इसने ओनली हिस्ट्री नहीं लिखा, इसने ओनली हिस्ट्री नहीं लिखा। बिल्कुल पॉसिबल है कि इन 25 में से और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि ज्योग्राफी पढ़ते हो। ठीक है, पॉसिबल है, तो ये चीज ध्यान में, जहन में रखनी है। ठीक है, 25 स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए 20 है, नाइदर 4 है, नाइदर हो गया 4, नीदर बोल दो 4। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। इसके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मैं ऐसे सवाल डायग्राम से करवाता हूँ। ठीक है, डायग्राम से करवाता हूँ मैं ऐसे सवाल। ठीक है, चलो, सो इसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सिंस यूनिवर्सल की बात हुई है तो रेक्टेंगल आएगा बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल। देन दो ग्रुप्स की बात हो रही है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो दो सर्कल आ गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी। एंड नीदर का मतलब कि इन सेट्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो 4 आ गया बाहर। अब एक बात मुझे बताएं कि ये जो 25 है, ये 25 है, will it be considered only for this part or whole circle of history? ये बात बता दो, 25 है, will that be considered for the जो मैंने शेड्यूल किया वो, और पूरे हिस्ट्री का पूरा सर्कल किस चीज के लिए कंसिडर करेंगे? सलार करेक्ट, एमन थिंक अगेन। जो मैंने शेड किया हुआ है वो जगह है ओनली हिस्ट्री की, जो मैंने शेड किया हुआ है ये जगह है ओनली हिस्ट्री की। लेकिन ये 25 में ओनली हिस्ट्री थोड़ी है, कॉमन भी हो सकता है, कोई ज्योग्राफी वाले भी हो सकते हैं। तो ये जो 25 है that is for the whole circle of history. So if that is for the whole circle of history, where will I write or how will I write this? इसके लिए मुझे assume करना पड़ेगा कॉमन। कॉमन दोनों में उसने हमें दिया हुआ ही नहीं है, कॉमन जब नहीं दिया हुआ होता तो x ले लेते। ठीक है, बीच में मैंने assume कर लिया x। ठीक है,
नाउ हिस्ट्री का जो सर्कल है उसमें जो ओनली हिस्ट्री वाली जगह है वहां पर आएगा 25 माइनस एक्स। ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर तो पूछ ले, वापस बता दो। क्लियर है? ठीक है भाई, सबने बोल दिया क्लियर है। चलें, इसी तरह ज्योग्राफी के लिए सिंस 20 है बट इसके अंदर कॉमन भी मौजूद है, वी विल राइट 20 माइनस एक्स। ऑल क्लियर? Now we know that universal is 36, which means whatever is inside the rectangle we can equate it to 36. So 36 equals 25 minus x plus 20 minus x plus 4. Minus x plus x cancel हुआ, 25 plus 20 45, 45 plus 4 49। ठीक है, माइनस x वहां भेज दे, 36 वहां ले आए, x equals 49 minus 36, आंसर आ गया 13। ठीक है, इसने हमसे यही मांगा था, स्टडी बोथ, कॉमन ही मांगा था कि दोनों कितने, 13 लोग हैं, 13। ठीक है बेटा, इसकी इक्वेशन भी होती है कि डायग्राम के बगैर सॉल्व कर लिया जाए, इसकी इक्वेशन भी होती है। ठीक है, मैं इक्वेशन लेकर हमेशा डिराइव करता हूँ, मैंने याद भी की थी, मैं डिराइव करता हूँ। ठीक है, सो यूनिवर्सल is basically equals to n of A group plus n of B group plus n of